नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी का इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ वाली स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरे बहुत ही खास गेस्ट हैं, प्रारब्ध से अवनीश शर्मा जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। जी, बहुत-बहुत प्रणाम आपको, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। जी। अवनीश जी, अगर मैं इस सप्ताह की बात करूं, कई मायनों में ये सप्ताह बड़ा महत्वपूर्ण रहा। वोट चोरी के चुनाव आयुक्त ने ऐसी वाट लगाई कि चोर निकल के भागा, यू कैन से, और भागते-भागते कईयों को धक्का मार के गिरा दिया। विपक्षी वोट चोरी में इतने घायल हुए कि उन्हें मतलब मुंह दिखाने की भी हिम्मत नहीं रही। अब देखिए, सेशन समाप्ति पर एक ट्रेडिशनल गेट टुगेदर होता है, उसमें भी शामिल नहीं हुए, आई मीन टी पार्टी में। और इधर सीडीएस के जो संजय कुमार हैं, इन्होंने तो कईयों को लपेट लिया है। आगे आप क्या देख पा रहे हैं आप? जी, मनविंदर जी, आपने कहा कि एक फॉर्मल टी पार्टी होती है, उसमें भी शामिल नहीं हुए। मुझे लगता है जी, कि आप कुछ ज़्यादा उम्मीद कर रही हैं। जो गिरोह, मैं गिरोह कहता हूँ, पार्टी-वार्टी जी, नहीं, ना कोई जी, गठबंधन। जो गिरोह भारत की स्वतंत्रता दिवस समारोह, जो कि राष्ट्रीय पर्व है, उस पर लाल किले में पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, उससे आप टी पार्टी की उम्मीद कर रही। तो ये उम्मीद कुछ ज्यादा है। देखिए, आपने कहा कि वोट चोरी, दरअसल वोट चोरी का एक फर्जी फिल्म बनाने का प्रयास था, स्क्रिप्ट लिखी, और स्क्रिप्ट लिखी गई महाराष्ट्र चुनाव को जी, आधार बना के। संजय कुमार जिस सीएसडीएस से आता है, जहां का वो डायरेक्टर है, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को ये बताने का प्रयास किया जाए कि ये सीएसडीएस है क्या। देखिए, सीएसडीएस इज नथिंग बट एन एनजीओ। वो एक एनजीओ। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एस्टेब्लिशमेंट है। नहीं साहब, इसकी स्थापना होती है 1962 में। अब यहां से जरा क्रोनोलॉजी जोड़ें दर्शक कि 1962 में सीएसडीएस नाम के एक एनजीओ का गठन होता है। उस एनजीओ का गठन करने वाली जिस महिला का नाम अगर गूगल करेंगे आपके दर्शक, तो ये पता लग जाएगा कि वो महिला स्वनाम धन्य किस बैकग्राउंड से आती थी, वो कैसे आती थी। उसके बाद सीएसडीएस का दूसरा बड़ा चेहरा, जो पहला कह सकता हूं मैं, पहला बड़ा चेहरा जो 90s में लोगों को याद आया और दिखाई देना शुरू हुआ, वो था योगेंद्र सलीम यादव का। योगेंद्र सलीम यादव वो पहला चेहरा जो टीवी पर बाकायदे प्लेस किया गया, प्रस्तुत किया गया, उसको उठा के वहां पर स्थापित किया गया। दूरदर्शन के जमाने थे, नए नए कुछ चैनल्स भी आए, और उस दौर में क्या हुआ, ये व्यक्ति डेटास के साथ आता था, चुनावी नतीजों का विश्लेषण करता था, और एक पूरी पीढ़ी को ये लगा कि वाह, ये पहली चर्चा है जिसमें एक आदमी आता है जो अपने आप को सेफोलॉजिस्ट, इसको सेफोलॉजिस्ट के तौर पर स्टैब्लिश किया गया, और सीएसडीएस के वो डेटाज लाके और वो ऑथेंटिक तरीके से दिखाने के लिए वो बात करता था योगेंद्र यादव। उसके बाद योगेंद्र यादव की पहचान जो उस समय थी, लेकिन उसको जबरिया चुनावी विश्लेषक के रूप में पहचान दिलाई गई। दरअसल वो था क्या, योगेंद्र सलीम यादव आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के भीतर प्रशांत किशोर और ये जितने भी भारत विरोधी गैंग हैं, इसी का चेहरा था। वो सबसे पहली बार वो सामने आया। वो सामने तब आया जब योगेंद्र यादव ने सीएसडीएस नाम के उस दुकान को आज के संजय कुमार के हवाले कर दिया, उसको डायरेक्टर बना के बैठा दिया। उसके बाद वहां से निकला, और निकलने के बाद फिर वो कहां बरामद हुआ, वो शहरी अर्बन नक्सलियों के गिरोह आम आदमी पार्टी में बरामद हुआ। उसके बाद जब वहां से उसको लात पड़ी, तो उसके बाद वो कहां आके गिरा, वो आपको गिरता हुआ दिखाई दिया कथित किसान आंदोलन में, आंदोलन जीवी के रूप में, जिसको प्रधानमंत्री जी ने पहचान दी, बड़ा अच्छा पहचाना। उसके बाद वो बंदा कहां आपको दिखाई देता है, वो बंदा आपको दिखाई देता है 25 पैसे की बिसात रखने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले,
महिला हॉस्टल के सामने मूत्र त्याग के अपराध में जेएनयू से सजा पाया कन्हैया कुमार की यात्रा में उसके साथ दिखाई देता है। उसके बाद वही योगेंद्र सलीम यादव आपको कहां दिखाई देता है? राहुल गांधी की कथित भारत जोड़ो यात्रा में आपको दिखाई देता है। तो आप देखिए कि कांग्रेस ने अपने इकोसिस्टम में किस तरीके से 60 के दशक से ही ये तैयारी शुरू कर दी थी और बाकायदे इस पर काम किया। न सिर्फ काम किया बल्कि आज जो लोग इस सवाल को लेके बड़े चिंतित हैं कि साहब इसको करोड़ों करोड़ों रुपए के फंड संजय की दुकान को मिल रहे थे और इसमें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी पैसे मिल रहे थे। जी हाँ, मिल रहे थे। ये व्यवस्थाएं किसने की थी? ये व्यवस्थाएं कांग्रेस सरकार ने की थी। एक महीन बात और नोट करने वाली है कि जिस समय CSDS नाम के इस गिरोही अड्डे की स्थापना की जाती है, ये 60 का वही दशक था जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी को नेहरू की विरासत सौंपने की तैयारी हो रही थी और भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री के रूप में घुसाने की चेष्टा हो रही थी। ये तैयारी वहां से है और जिसका प्रतिफल आज उनकी पीढ़ियां उठा रही हैं। राहुल गांधी उसी CSDS नाम के दुकान के डेटा का फर्जी इस्तेमाल करते हैं। वो पूरा का पूरा PPT प्रेजेंटेशन भी CSDS के संजय कुमार और उसकी टीम ने बना के राहुल गांधी को दिया और तभी ये घमंड निकल के आता है, ये डायलॉग निकल के आता है कांग्रेस और कांग्रेस इकोसिस्टम से कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। लेकिन यहां पर जरा सोचना चाहिए अपने आप को, राष्ट्रवादी कहने वाले भोले भाले समर्थकों को भी, जब वो कहते हैं कि 11 साल में आप उनका सिस्टम नहीं तोड़ पाए। उनको मेरा जवाब है कि ये सिस्टम की तैयारी 1960 के दशक से बना के रखा गया था। ये तो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं और उस दिन के लिए रखा गया। मनविंदर जी का नेटवर्क, आप मनविंदर जी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूँ जी। ये उस समय से तैयार किया गया जिसके बदौलत आज अगर लगातार 3 चुनावों से कांग्रेस पार्टी हार रही है चुनाव और अब उनको ये अंदाजा हो चुका है कि वो नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी, उनके गठबंधन को इलेक्शन में नहीं हरा सकती, तब वो अराजकता पैदा करने के लिए इस देश के इलेक्शन कमीशन को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। तब उनकी दादी अम्मा के जमाने में बनाई गई ये दुकान और उनको पाले हुए नौकर, चाहे योगेंद्र यादव हो चाहे संजय कुमार हो, ये सारे काम आ रहे हैं। इसलिए 11 साल में लोकतंत्र में कुछ नहीं बनता बिगड़ता, आपको बनाने के लिए लगातार सत्ताएं चाहिए होती हैं और कांग्रेस ने ये काम 65 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद किया है। अब आता हूं आपकी एक बात पर। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब संजय कुमार ने सच्चाई कबूल कर ली और उसने जो है ये मान लिया कि उससे गलती हुई डेटा से। ऐसा नहीं है। आप मुझे मनविंदर जी ये बताइए कि इस समय सूचनाओं का दौर है, लाखों ट्वीट रोज होते हैं। संजय कुमार ने अगर वो डेटा उठा के शेयर किया था एक्स पे, अगर वो चुपचाप उसको डिलीट कर लेता, माफी नहीं मांगता, तो कोई फर्क पड़ जाता? किसको ये ब्रेक था? कौन ये चर्चा करता? ठीक है, पवन खेड़ा दिन में 500 पोस्टें करते हैं, तमाम करते हैं। दूसरा, मेरी ये बात के पीछे एक तर्क है, क्या संजय कुमार के अपॉलॉजी से पहले इस चीज को किसी ने खोजा था, कहीं चर्चा में आया था? नहीं। ये पूरा मामला चर्चा में ही तब आया जब खुद संजय ने इस बात के लिए पोस्ट डाली कि हमसे गलती हुई थी और हमने उसके बाद इसको डिलीट कर दिया, हम माफी मांगते हैं। क्यों ऐसा क्यों किया? दिल बदल गया? नहीं। अंतरात्मा जाग गई? नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए, दर्शक भी याद करें, जब उन्होंने कहा था 1 हफ्ते की मोहलत है, और वो मोहलत नहीं, वार्निंग थी, या तो हलफनामा दायर करो और नहीं तो इस देश के करोड़ों लोगों से माफी मांगो। जब चीफ इलेक्शन कमीशन ये कह रहे थे कि करोड़ों लोगों से माफी मांगो, तो ध्यान दीजिए, उन्होंने ये कहा कि आप हमारे करोड़ों मतदाताओं को अपराधी नहीं बना सकते। राहुल गांधी फर्जी वोट चोरी का शोषा छोड़ के यही करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी दरअसल किसी इलेक्शन कमीशन को चोर नहीं बना रहे,
वो हमको, आपको और हमारे आप जैसे करोड़ों मतदाताओं को चोर बना रहे हैं, अपराधी बना रहे हैं कि हमने आपने गलत तरीके से अपने लिस्ट में नाम घुसाए हैं, एक एक घर में 80-80 नाम घुसाए हैं। हम आप जैसे मतदाता जो है वो 5 जगह पर 5 वोटर आईडी से अलग अलग वोट डाल के आते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि इलेक्शन कमीशन हमारी चिंता कर रहा है, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने, मेरे अपने सूत्र बता रहे हैं, मैं बेहद गंभीरता से कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन अंदर अंदर ये पूरी तैयारी कर रहा है, अब भी कर रहा है। इसके नतीजे आपको दिखने शुरू हो गए। एक संजय कुमार, ऐसे जो भी प्रोपेगेंडा और फ्रॉड काम कर रहे हैं, जिन्होंने रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने का काम किया है राहुल गांधी और उनके गिरोह को, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कमर बंद करके, कमर कस के कार्रवाई के मोड में है और ऐसे नामों की सूची तैयार की जा रही है, उनके तथ्य तैयार किए जा रहे हैं, सबूत, आधार, सब कुछ। और यही वजह है कि अचानक किसी को अपनी गलती याद आती है, अचानक कोई अपने वीडियो में जो कहा रहता है उसको दोबारा वीडियो में दिखा के कहता है नहीं मुझसे गलती हो गई, मैंने माफी मांग ली, मैं माफी मांग रहा हूं। अभी आपको ऐसे माफीनामे, ऐसे भगौड़े लगातार दिखेंगे। अब एक सवाल लोग पूछ सकते हैं कि ठीक है साहब, ये कारिंदे छोटे मोटे तो भाग रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो अभी बिहार में लगातार वोट चोरी का प्रचार कर रहे हैं। देखिए साहब, ऐसा है ना, मैं इसी सवाल पे आ रही थी सर। मैं जान रहा हूं, सहज लोग पूछेंगे कि ठीक है, नौकर तो भाग रहे हैं लेकिन मालिक तो अभी भी चिल्ला रहा है। एक चीज जानती हैं, एक कौम है जो पूरी दुनिया में कमर में बम की पेटी बांधकर फट जाने के लिए विख्यात है। क्यों? क्योंकि उसे आखिरत की चिंता है, वो दूसरे जिहादी मोड में होती है। राहुल गांधी, उनकी माता सोनिया गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और उनका जो अपना इकोसिस्टम है कोटरी वाला, जो पारिवारिक इकोसिस्टम है जिसमें उनके खानदानी गुलाम कुछ बचे रह गए हैं जो हैं, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है, मान लिया है कि इलेक्शन में तो हरा नहीं सकते। इसलिए राहुल गांधी जिहादी मोड में हैं। राहुल गांधी अंत तक ये बोलते रहेंगे। राहुल गांधी की एकमात्र इच्छा यह है कि उस व्यक्ति को इस देश का कानून, इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन उठाए, पकड़े और किसी तिहाड़ में फेंक दे। ये वही चाह रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जैसे अल्पवयस्क बुद्धि के आदमी को यह नहीं पता है, उनके इकोसिस्टम को यह नहीं पता है कि उनका सामना नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति से हुआ है। नरेंद्र मोदी इतना ठंडा करके खाते हैं, ये तो अलग बात है, लेकिन ठंडा करके खाने के बाद प्लेट में जो कुछ बच जाता है ना, उसको फ्रिज में नहीं रखते, उसको लावारिस ऐसे किसी जगह पे छोड़ देते हैं और लावारिस छोड़ी हुई चीज 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद बदबू करती है, सड़ती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम की यही स्थिति कर रहे हैं। बहुत सारे जो भावुक राष्ट्रवादी हैं उनको भी लगता है कि इस आदमी को जेल क्यों नहीं डाल दे रहे हैं। क्यों डालें जेल में भाई? और कौन होते हैं नरेंद्र मोदी किसी को जेल में डालने वाले? क्या वो इंदिरा गांधी जैसे तानाशाह हैं? नहीं। क्या वो कांग्रेस जैसी पार्टी है? नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करती है। हाँ, अपराधी जेल जाएगा, यही वो दौर है जिसमें हर अपराधी जेल जा रहा है, जाएगा। लेकिन जब कोर्ट में मुकदमे चलेंगे, कोर्ट में आधार मिलेंगे, कोर्ट का फैसला आएगा, तब वो जेल जाएगा। ये वही नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पाने के बाद भव्य श्री राम जन्म स्थान पर मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त किया। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से जब ऑर्डर आ गया तो कूद के नरेंद्र मोदी की सरकार पहुंची और उन्होंने श्रेय लिया। नहीं, ये वो पार्टी है जो पिछले 4 दशकों से अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में सत्ता में आने पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, यही लिखते आई है। इसलिए ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, थ्रू प्रॉपर चैनल, नरेंद्र मोदी की ये कार्यशैली है। इसलिए अगर किसी को ये लग रहा हो कि राहुल तो अभी भी चिल्ला रहा है, अवनीश जी आप कह रहे हैं ये चूहे भाग रहे हैं, तो साहब ऐसा है ना, चूहों का सरदार जिहादी मोड में है और जिहादी मोड में आने के बाद आदमी खुद अपने कमर पर पेटी बांध के बम फटता है। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस, उनका इकोसिस्टम यही करने पर आमादा है। और यही वजह है कि बिहार में जो कुछ भी यात्रा चल रही है, अब तेजस्वी यादव, लालू यादव और आरजेडी को ये लगने लगा है
कि ये आदमी हमारा नुकसान करा रहा है। इसीलिए मैं तो लगातार ये कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं कि राहुल गांधी, जिनको मजाक में लोग भाजपा का स्टार प्रचारक कहते हैं, राहुल गांधी ने तेजस्वी की जो भी थोड़ी बहुत सीटें पाने की एक गुंजाइश थी उसको समाप्त कर दिया है। क्योंकि इस देश का वोटर, और बिहार बड़ा सजग राज्य है, वहां ग्राम प्रधानी में जितना लोग इंटरेस्ट लेते हैं ना इलेक्शन में, उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं जितना कि सांसदी में लेते हैं। आप ये बताइए कि पॉलिटिकली अवेयर ऐसी बिहार की जनता क्या इस बात को कभी खा के पी के और पचा पाएगी कि हमारा वोटर जो है इधर उधर से आ जाता है, एक एक वोट काउंट होता है भाई साहब। तो इसलिए इस तरह की कोई अवधारणा चलनी नहीं है। और मैं साधुवाद देता हूं इलेक्शन कमीशन को, जिसने अब गला पकड़ना शुरू किया है इस देश में पहली बार। वरना तो इलेक्शन कमीशन का कांग्रेसी इतिहास ये रहा कि उनके पालतू नौकर रहे, उन्होंने जब चाहा सांसद बनाया, जब चाहा मंत्री बनाया, जब चाहा चुनाव लड़ाया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे अपने हिसाब से काम भी कराते रहे। किसको भूलेगा 1991 का लोकसभा चुनाव, जब राजीव गांधी की हत्या हो गई। एक सीट रायबरेली का चुनाव पोस्टपोन होना चाहिए था, लेकिन पूरे देश का चुनाव 2 महीना टाल दिया गया और राजीव गांधी की अस्थियां लेके पूरे देश में कांग्रेस घूमी। लेकिन उसके बाद हैसियत क्या रही, उसके बाद भी अकेले बहुमत नहीं मिला। तो कायदे से अगर देखिए तो 1991 से ही इस देश के मतदाताओं ने कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम को सत्ता से बाहर करना शुरू किया था। लेकिन वोट चोरी, वोट लूट, वोट डकैती करके कांग्रेस इतने समय तक अपनी सत्ता आगे ले गई, लेकिन 2014 के बाद यह भी भ्रम टूट गया। जी अवनीश सर, एफआईआर हो गई है 2-2 संजय कुमार के खिलाफ, शोकॉज नोटिस भी सर्व हो गया है। अब देखिए, राहुल गांधी ना तो हल्फनामा दिया ना माफी मांगी। ऐसे में संजय कुमार से क्या उम्मीद की जाए? क्या ये भी सारी साजिश जो है राहुल गांधी की ही है? मैंने आपसे पूरा इतिहास जब सीएसटीएस का मैंने बताया, मैंने जब यहां तक कहा कि पीपीटी प्रेजेंटेशन जो राहुल गांधी का था वो भी संजय कुमार की टीम ने तैयार करके दिया, तो अब इसमें कोई शक शुबा रह नहीं जाता। रही बात 2-2 जो एफआईआर हो गई है, एफआईआर में जो धाराएं हैं उन धाराओं के बारे में जरा जान लीजिए। 4 धाराएं लगाई गई हैं। एक धारा ये कहती है कि राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना, दूसरी धारा कहती है सार्वजनिक उपद्रव की स्थिति पैदा करना, तीसरी कहती है कि झूठे तौर पर किसी ऐसे कॉन्स्पिरेटर को शरण देना जो कि देश में अशांति फैलाना चाहता है, और चौथी धारा जो लगी है वो ये आरोप लगाती है कि कूट रचित दस्तावेजों और डेटा का इस्तेमाल करना। अब आ जाते हैं जरा पहली धारा पे। पहली धारा इतनी गंभीर है, बहुत सारे लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिखेंगे कि साहब देखिए वो तो सब जमानती धाराएं हैं, सब पे जमानत हो जाती है। हाँ ठीक है, हो जाती है, फांसी चढ़ा देंगे ऐसे अपराध पर। ऐसे अपराध के लिए फांसी नहीं होती भाई। दूसरी चीज, एक जरा सहज तरीके से दर्शक आपके सोचें, मुंह से कुछ भी बोल देना, बड़ी बड़ी बातें बड़ा आसान होता है किसी के लिए, और नेताओं के लिए तो और भी आसान होता है क्योंकि उनका धंधा ही यही है मुंह से कुछ भी बोल देना। लेकिन जब दरवाजे पर खाकी पुलिस आके खड़ी हो जाती है ना एक परवाना लेके, बड़े बड़े लोगों की जबान सटक जाती है। अगर इसका उदाहरण देखना हो तो एक ही उदाहरण दूंगा, उदाहरण तो गिनाने को हजार हैं। अर्नब गोस्वामी जैसा व्यक्तित्व जब उनके ऑफिस और उनके प्रेमाइसेस में, उनके घर पर जब पुलिस पहुंच गई तो उन्हें भी सब कुछ याद आ गया ब्लैक एंड व्हाइट में। तो साहब देखिए, ऐसा है कि ये जो महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर इनिशिएट किया है, भले ही इसमें जमानती धाराएं लगी हों, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े आएंगे। संजय कुमार और संजय कुमार जैसे इकोसिस्टम के ऐसे पालतू लोग, अब उन्हें सबक मिलेगा। एफआईआर तो अभिसार शर्मा पे भी हुई है, हेमंता जी ने कराया है, और तो और हेमंता जी ने तो करण थापर के ऊपर भी कराया है, और भी मुकदमे हुए हैं। सवाल ये होता है कि मैं तो ये अपेक्षा करता हूं कि भारत के और भी प्रदेशों की पुलिस इनिशिएट करे और संजय कुमार के खिलाफ महाराष्ट्र की तरह ही मुकदमे दर्ज किए जाएं। क्यों? क्योंकि जो दूसरी धारा लगाई है महाराष्ट्र पुलिस ने, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सार्वजनिक उपद्रव करने का प्रयास, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर वो जनता जिसको कि अराजक बना के उम्मीद किए हुए हैं राहुल गांधी सड़कों पर उतारने की, अगर वो महाराष्ट्र में उतरेगी
तो क्या हरियाणा में अनरेस्ट नहीं पैदा होने की स्थिति होगी? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बाकी देश में नहीं होगा क्या? तो हर प्रदेश की पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है। और कम से कम जहां राष्ट्रवादी सरकारें हैं, मैं लगातार पिछले 2 दिनों से बोल रहा हूं, अलग अलग मंचों पर बोल रहा हूं, अपने मंच पर बोल रहा हूं, और उस सरकार को प्रति जिले कम से कम 20 मुकदमे दर्ज होने चाहिए, 20 एफआईआर लिखी जानी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो लीगल सेल हैं, उसमें जितने इनके लाखों लाख वकील हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो कोर्टों में एप्लीकेशन दें और इस तरह के हर व्यक्ति के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ प्रति जिले 20 से ज्यादा मुकदमे होने चाहिए, संजय कुमार के खिलाफ, ऐसे एक एक इकोसिस्टम के अपराधी जो कि भारत के मतदाताओं को अपराधी बनाने में सहयोगी हैं, उन सबको सह अभियुक्त बनाते हुए और राहुल गांधी को मुख्य अभियुक्त बनाते हुए मुकदमे दर्ज होने चाहिए। क्योंकि इस देश की सनातन संस्कृति और सनातन व्यवहार ये कहता है कि इस देश का सनातनी कभी हाथ में पत्थर लेके सड़कों पर पागलों की तरह नहीं उतरता। हमने अगर 2014 से इस देश ने सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन किया है देश में, तो इन 2 अंगुलियों की जोर से किया है, ईवीएम दबा दबा के। इसके अलावा और कभी कोई हिंसा नहीं की। इसलिए ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को, ऐसे लोगों को जो हमारी चुनावी व्यवस्था, हमारे लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर हर कोर्ट कचहरी, हर थाने, हर मोहल्ले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जी सर, एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी। जैसा कि आपने कहा, कमेंट्स में लोग कहते हैं कि राहुल गांधी पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस मामले में तो सीधा सीधा जो रायता है वो राहुल गांधी ने ही फैलाया है। अब पकड़ में आ गए हैं संजय कुमार। नहीं, देखिए, संजय कुमार पकड़ में आ गए हैं, ये भी पकड़ में आएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। इलेक्शन कमीशन ने 7 दिन बीत गए क्या? नहीं बीते ना। इनका हलफनामा आ गया क्या? नहीं आया ना। इन्होंने माफी मांग ली क्या? नहीं मांगी ना। और इसका भांडा तो खुद सुप्रिया श्रीनेत ने फोड़ दिया, स्वीकार कर लिया उन्होंने। हलफनामा क्यों नहीं दे रहे राहुल गांधी? क्योंकि उन्होंने कहा, सुप्रिया ने, कि भाई एक बार हलफनामा, एक बार इन्होंने कोर्ट से सजा ऑपरेट करा के उसके बाद इनकी सदस्यता छीन ली, तो दूसरी बार हम हलफनामा दे। इसका अर्थ है कि कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि ये सब कुछ फ्रॉड है, और अगर हलफनामा दे दिया तो उसके बाद जब केस चलेगा तो इसी अदालत से, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना राहुल गांधी को कि सच्चा भारतीय बनो, उसी भारत की तमाम कोर्टों पे ये आदमी घूम घूम के माफी और थूक के चाटता रहा है ना। देखिए साहब, मैंने एक बात आपसे कही कि जो आदमी जिहादी मानसिकता में आ गया हो, जिस आदमी ने कमर पर बम की पेटी बांध ली हो, आप उसे कुछ दूर तो चलने देंगे ही, चलने आपको देना पड़ेगा। तो राहुल गांधी की भी स्थिति यही है। और तो और राहुल गांधी एंड टीम पर 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, बिहार में भी। आप सोचिए जरा किस नशे में ये लोग हैं। ये यात्रा चला रहे हैं और पुलिस कर्मियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, आम आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं। बिहार पुलिस ने 2 ऐसी एफआईआर दर्ज की हैं, और हो सकता है बहुत हद तक संभव है कि उस पर भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो देखिए साहब, चुनाव लगातार हारने के बाद और आगे कोई जीत की संभावना नहीं देखने के बाद राहुल गांधी जिहादी मानसिकता में आ चुके हैं। और यही वजह है कि मैं बार बार पार्टी, यानी कांग्रेस पार्टी और इस परिवार, दोनों को अलग करता हूं, क्योंकि दोनों की लाइनें अलग रही हैं, अलग अलग समयों पर, अलग अलग विषयों पर। इनके नेताओं की लाइन अलग रही है। इंडियन इकोनॉमी इज ए डेड इकोनॉमी, जब ट्रंप ने ये कहा तो आपने देखा उसी लोकसभा से निकल के राहुल गांधी ने उसको ओन किया, कहा कि ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन उसी संसद के कैंपस से निकलने के बाद राजीव शुक्ला ने कहा कि नहीं, ट्रंप की ये औकात नहीं है, ट्रंप की ये हिम्मत नहीं है कि ऐसा कहें। वहीं से निकलने के बाद मनीष तिवारी ने क्या कहा, उसी कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर ने क्या कहा, और तमाम और लोगों ने क्या कहा है, ये भी इतिहास आप देख लीजिए। इसलिए ये परिवार अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ चुका है। इसके कुछ चंद पालतू नौकर हैं जो इसके आगे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तेजस्वी और उनकी पार्टी, उनके परिवार, लालू को भी ये लग गया है, अब एहसास हो गया है कि ये आदमी लुटिया डूबने आ चुका है, और बहुत जल्द आप इस पर दूरी देखेंगे। अभी कल शेखपुरा में राहुल गांधी से पहले तेजस्वी यादव पहुंच गए, और अखबार की कटिंग आ रही है कि तेजस्वी ने महफिल लूट लिया राहुल के पहुंचने से पहले। तो ये ताना बाना जो इनका था वो बिखर रहा है। और 100 बात की एक बात, इस देश का मतदाता, इस देश का नागरिक असलियत समझता है। चुनाव ट्विटर पर नहीं लड़े जाते,
चुनाव टीवी बहसों में नहीं लड़े जाते। यही वजह है कि इन्हें देश का मिजाज 2014 से अब तक समझ ही नहीं आ रहा है, आगे भी न समझ में आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है और कांग्रेस को शुभकामनाएं। आपने बिल्कुल सही कहा कि संजय कुमार जो है 10 जनपद का पालतू निकला। अब आने वाले दिन बड़े दिलचस्प होंगे कि क्या इस पे एक्शन होता है। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री